हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी IBO 3 की यूनिट 4 एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम इस लेक्चर के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स कवर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा जो टॉपिक होएगा द रेशनल एंड इवोल्यूशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज इन इंडिया। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट प्रमोशन। Next, regulatory mechanism in export promotions. Next, export promotion measures in India. Next, constraints hampering effective export promotion efforts. और लास्ट वन होगा आपका गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजीज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द रेशनल एंड इवोल्यूशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज इन इंडिया। तो जब हम बात करते हैं इनिशियल ईयर्स की आफ्टर अटेनिंग इंडिपेंडेंस, तो उस टाइम पे हमारी जो ट्रेड पॉलिसीज थी उनका मेन जो ओरिएंटेशन था या हमारी कह सकते हैं जो हमारा एक फोकस रहा करता कि किस तरह हम अपने इंपोर्ट को रेगुलेट कर सकें। रीज़न क्या था? क्योंकि उस टाइम पे अगर हम कोई एक्सपोर्ट करते भी थे तो हमारा बहुत लिमिटेड कम्युनिटी के अंदर हम अपना एक्सपोर्ट करते थे। वो कम्युनिटी हुआ करती कौन सी? आपकी प्राइमरी कम्युनिटी, जिसके अंदर कि आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की जो वैल्यू हुआ करती वो बहुत कम हुआ करती, तो हमारी जो एक्सपोर्ट से अर्निंग हुआ करती बहुत कम हुआ करती, लेकिन हमें इंपोर्ट के बदले बहुत ज़्यादा पेमेंट देनी पड़ा करती। तो उस टाइम में हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था हरदम डेफिसिट में रहा करता, या हरदम कह सकते हैं डेप्ट में डूबे रहा करते। तो सबसे पहले हमारा जो मेन फोकस था कि हम किस तरह उस डेप्ट को कम करें, ख़त्म करें और अपने इंपोर्ट को रेगुलेट कर कर कम से कम करें। तो आप रेगुलेट को कम इंपोर्ट को किस तरह रेगुलेट कर सकते हैं, कम किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो पॉलिसीज अपनाई थी कि हम किस तरह अपने डोमेस्टिक कंट्री के प्रोडक्ट को या डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को, सर्विसेज को किस तरह एनकरेज करें। क्योंकि जब अगर हम अपनी कंट्री के अंदर ही हमारे प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को मैन्युफैक्चर कर लेते हैं तो हमें दूसरी कंट्री से इंपोर्ट की नीड नहीं होगी। पहला तो हमने ये करा उस टाइम कि हम दूसरी कंट्री के इंपोर्ट को डिस्करेज कर रहे हैं और अपनी कंट्री के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को, चाहे गुड्स हो या सर्विस सेक्टर्स हो, इनको एनकरेज किया जा रहा था। पहला तो ये हो गया कि अब आपने उनको डिस्करेज कर दिया। अब दूसरा कि अगर आप उसके बावजूद भी आप डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाते हैं, या दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट्स आपकी कंट्री में आते हैं और आपकी कंट्री के प्रोडक्ट उनको कम्पीट नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या पॉलिसी अपनाई कि हमने उन जो इम्पोर्टेड गुड्स थे उनके ऊपर टैक्स, ड्यूटीज़, बैरियर्स लगा दिए गए, जिसके थ्रू कि वो हमारी कंट्री में ना के बराबर एंटर कर सके। और अगर एंटर कर भी जाते हैं हमारी मार्केट के अंदर तो उनकी जो वैल्यूज़ है वो इतनी हाई हो जाए कि हमारे प्रोडक्ट उनको ईजिली कम्पीट कर सके। फिर कुछ टाइम बाद ये रियलाइज़ किया गया कि अब ज़रूरी नहीं है, अगर आपको अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है तो आपको इंपोर्ट को छोड़कर एक्सपोर्ट पर भी फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको अपनी इकोनॉमी डेवलप करनी है तो आपको फॉरेन एक्सचेंज की नीड है, और फॉरेन एक्सचेंज का एक तरह से हम कह सकते हैं जो मेन सोर्स होता है एक्सपोर्ट होता है। तो यहाँ पर फिर हमने फोकस किया कि अब हम अपने इंपोर्ट को रेगुलेट करने के साथ साथ अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को किस तरह इंक्रीज करें। जब आप अपना एक्सपोर्ट सेक्टर इंक्रीज करना चाहते हैं मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से रिलेटेड आपको गुड्स डेवलप करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, मशीन चाहिए, कैपिटल गुड्स चाहिए। तो इन सभी अभी तक हमारे ऊपर कंट्री में क्या था कि इंपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ड्यूटी इम्पोज कर दी गई थी, टैक्सेस लगा दिए गए थे। लेकिन अब यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई उसके अंदर अगर आप किसी दूसरी कंट्री से कोई कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल्स, या आप कह सकते हैं कोई मशीन या कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर 0% के बराबर या उनके जो भी ड्यूटीज थी उसको एग्जाम्प्ट कर लिया गया था, हटा दिया गया था। कि अब एक तरह से हमारे एक्सपोर्टर्स को एनकरेज किया जा रहा था कि वो दूसरी कंट्री से ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल गुड्स को परचेज करें, टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट करें और उसके थ्रू वो अपनी दूसरी कंट्रीज़ के अंदर अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें। फिर हमारी कंट्री के अंदर जो कह सकते हैं नई पॉलिसी आई 1991 के अंदर, इसे LPG पॉलिसी कहते हैं। इस टाइम फिर हमने अपनी पॉलिसी को, अपनी मार्केट को, अपनी इकोनॉमी को ओवरऑल वर्ल्ड के लिए ओपन कर दिया। इससे पहले क्या था, हमारी जो इकोनॉमिक थी एक तरह से कह सकते हैं प्रोटेक्शन से रिलेटेड थी हमारी पॉलिसी या हमारी जो इकोनॉमी थी कि हमारी कंट्री के अंदर कोई दूसरी कंट्री का प्रोडक्ट दूसरी कंट्री की कह सकते हैं MNCs एंटर नहीं कर पाती थी ईजिली, जितना कि 1991 के बाद पॉसिबल हो पाया। क्योंकि हमने किया क्यों ऐसा? क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर कह सकते हैं जो भी प्रोडक्ट थे हमारी कंट्री के थे, दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट हमारी कंट्री के अंदर बन आ नहीं पा रहे थे, इंपोर्ट नहीं हो पा रहे, तो उस कंट्री में जितने मोनोपोली क्रिएट होने लगी थी हमारी कंट्री के अंदर।
और कंज्यूमर्स को उसकी वजह से ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ रही करती थी। हमारे जो गुड्स थी उनकी भी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी जितने की वो पेमेंट करते थे। तो उस कंपटीशन को फेयर वे में बनाने के लिए उस टाइम फिर जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए, किस तरह हम अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करें या किस तरह उन पॉलिसीज़ को बनाया जाए कि जिसके थ्रू हमारी कंट्री के अंदर एक कह सकते हैं हेल्थी इन्वायरमेंट क्रिएट हो कॉम्पिटिशन का। तो ये कुछ था कि आपका क्या रेशनल है और किस तरह इवोल्यूशन हुआ इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज़ का। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट प्रमोशन, कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थी एक्सपोर्ट प्रमोशन के अंदर। तो सबसे पहले आती है आपकी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है हमारी एक तरह से कह सकते हैं अपेक्स और लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे ट्रेड से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस को बनाती है, रिस्पॉन्सिबल होती है कि अगर हमारी कोई पॉलिसी डिसीजंस है या हमारे एक्सपोर्ट से रिलेटेड क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी किस तरह प्रमोशन की स्ट्रेटजीज को बना रहे हैं, फिर जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किस तरह मेंटेन किया जा रहा है, इन सभी चीज़ों के लिए एक तरह से अगर हम किसी को कह सकते हैं कि अपेक्स लेवल पर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ही जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। मतलब हमारी एक्सपोर्ट से रिलेटेड या हमारी प्रमोशन से रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज़ को जो बनाते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करते हैं, वो सारा काम हमारा करता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। दूसरा होता है डिफरेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड एसोसिएशंस। अब डिफरेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर बात करेंगे हम, जैसे कोई आपका आ गया जैसे कमोडिटी आपके चैम्बर्स हो गए, या आपके स्टील की बात करें, स्टील का एक अलग चैम्बर होता है, सर्विसेज का अलग चैम्बर होता है, या फिर अगर हम करते हैं ज्वेलरी की बात तो उनका अलग चैम्बर होता है, लेदर का अलग चैम्बर होता है। तो मतलब अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग चैम्बर बन रखे हैं हमारी कंट्री के अंदर, कि वो चैम्बर उन्हीं तरह के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट को इंपोर्ट को रेगुलेट करते हैं, उनसे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस को जस्टिफाई करते हैं, देखते हैं। और जो भी आपकी एसोसिएशन है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये क्या करती है, जैसे अगर कोई बायर्स की मीटअप कर रहे हैं, सेलर बायर मीटअप कर रहे हैं, दूसरी कंट्री के अंदर जाकर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी कंट्री के अंदर जाकर कह सकते हैं कोई ना कोई फेयर को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, फेयर लगा रहे हैं, अपनी कंट्री के अंदर दूसरी कंट्री के बायर्स को, इंपोर्टर्स को, एक्सपोर्टर्स को बुला रहे हैं। तो तरह से ये भी काम करते हैं आपके, इनका एक तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन में। नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जैसा कि आप समझ सकते हैं कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें कि गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, उसको से असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। जैसे आपकी एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल होती है कि जब भी आप कोई एक्सपोर्ट करते हो प्रोडक्ट्स को तो उसको पहले उसका एक इंस्पेक्शन किया जाता है, उसकी क्वालिटी चेक होती है कि आपके जो प्रोडक्ट है वो उन्हीं स्टैंडर्ड के हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में जाए जो कि इंटरनेशनल मार्केट में होने चाहिए। जैसा आपका एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स है, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है, हमारे पास बहुत सारी काउंसिल्स है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर काम करती है और इनका मेन पर्पस क्या है, हमारे एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, उसको बढ़ावा देना। लास्ट आपका स्टेट गवर्नमेंट। अब आपका स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है? अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रूल रेगुलेशन पॉलिसी डेवलप करी आपके एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, लेकिन जब तक हमारी स्टेट गवर्नमेंट उसको फॉलो नहीं करेगी अपने स्टेट्स के अंदर, तब तक वो पॉलिसी एफिशिएंट वे में अप्लाई नहीं हो पाएगी। तो हमारी जो भी कह सकते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को अपनी स्टेट्स में अप्लाई करना, अपने स्टेट्स में कह सकते हैं अलग अलग सेल्स को डिवाइड करना, सेल्स को बनाना। हमारे जो सीएम होते हैं अलग अलग स्टेट्स के, तो एक तरह से कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं हमारे सेंट्रल और स्टेट के बीच में। साथ ही साथ वो अपने स्टेट के अंदर निर्यात बंधु जो कह सकते हैं आप एक तरह से एक एक्सपोर्टर्स को हेल्प प्रोवाइड करते हैं कि वो किस तरह एक्सपोर्ट करें, उनके बीच में जो भी असिस्टेंस प्रोवाइड चाहिए होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, या फिर जो कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर अदर कंट्रीज़ के कह सकते हैं बायर्स के साथ या अलग कंट्री की जो उनकी इम्पोर्टर्स है उनके साथ। तो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है कह सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो नोडल ऑफिसर्स होते हैं हर स्टेट के अलग अलग होते हैं, जिसमें कि आप निर्यात बंधु कहते हैं, जो कि आपके एक्सपोर्ट को देखते हैं कि आप किस तरह एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या रूल्स रेगुलेशन चाहिए। साथ ही साथ जैसे आपके नोडल ऑफिसर्स को भी ये कह सकते हैं अपॉइंटमेंट करते हैं, नॉमिनेटेड करते हैं, जो कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर काम करते हैं। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स तो एक अपेक्स लेवल पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, लेकिन उसको हर स्टेट्स में अप्लाई करना, उसके रूल्स को, रेगुलेशंस को, उनकी पॉलिसीज़ को वो कौन करेगा? वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे जो कि इन्वॉल्व है हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन के अंदर। नेक्स्ट है रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो हम बात करेंगे रेगुलेटरी मैकेनिज्म की, किस तरह रेगुलेट किया जाता है हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल।
कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करते हो तो उसकी पहले एक इंस्पेक्शन होनी चाहिए, उसकी एक तरह से जांच होनी चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट दूसरी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हो हमारी गवर्नमेंट की आइज में ठीक है, इन द आइज ऑफ लॉ है वो, और वो ऐसा नहीं है कि कोई जिसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा हो, कोई स्मगलिंग ना हो, या आपके प्रोडक्ट उस स्टैंडर्ड को फॉलो करें जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल विच हैव बीन इन्वॉल्व इन कलेक्टिंग क्वालिटी consciousness and self-discipline among the export community is an important parameter of the export promotion effort। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन एफर्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, क्योंकि ये हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को बनाए रखता है, उसको कह सकते हैं एक तरह से मेंटेन रखता है। टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश्ड द एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963, जिसको बनाया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है आपका क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963 के अंडर सेक्शन 3 में। द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल EIC एज आउटलाइन इज टू कंट्रोल द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू क्वालिटी कंट्रोल एंड प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। तो इसका मेन वर्क क्या है, आपका क्वालिटी कंट्रोल और प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन आपके गुड्स का, जो कि हम सेंड करते हैं, जिनका पर्पस होता है एक्सपोर्ट। इन ऑर्डर टू हैव अ मोर इफेक्टिव कंट्रोल ऑन द exporting activities in different parts of the country, the government of India has established 5 export inspection agencies। तो पूरी इंडिया के अंदर कह सकते हैं इसको और एफिशिएंट वे में करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने 5 एक्सपोर्ट एजेंसीज को एस्टेब्लिश किया है हमारी कंट्री के अंदर, जो कि अलग अलग पार्ट में है, जहाँ से मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता है आपका कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई। तो ये आपकी वो हैं जिन्हें कि हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है मैक्सिमम, और यहाँ पर आपका एक कोची भी आएगा, मुंबई के साथ कोची। तो ये आपकी 5 वो अलग अलग कह सकते हैं 5 हमारी एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसीज हैं, जो कि हमारी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करी है ओवरऑल कंट्री के अंदर हमारी जो भी एक्सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ होती है उनको फ्लुएंट वे में कंट्रोल करने के लिए। तो कहाँ कहाँ पर आपकी ये EIA या एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसीज आपकी कलकत्ता में है, चेन्नई में है, दिल्ली में है, मुंबई में है और कोची में है। इन एडिशन टू दीज 5 ऑफिसेज एट EIA हैव नेटवर्क ऑफ 61 सब ऑफिसेज, उसके साथ ही हमारे 61 सब ऑफिसेज के भी हमारे कह सकते हैं इनके साथ एक कोऑर्डिनेशन है, इनका नेटवर्क है, कि ये नहीं है कि सिर्फ ये 5 ऑफिस तो पूरी इंडिया के अंदर हमारे इसको रेगुलेट करते हैं, हर इन ऑफिस के अंदर टोटल 61 सब ऑफिस भी लोकेट है एट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स एंड पोर्ट ऑफ शिपमेंट। दिस EIA हैव वेल इक्विप्ड laboratory facilities for testing various export products। The EIA also undertaken inspection of a voluntary basis where desired by the foreign buyers। The government of India has also recognized 21 private inspection agencies। तो हमारी गवर्नमेंट ने साथ ही 21 प्राइवेट इंस्पेक्शन एजेंसीज और 7 आपकी गवर्नमेंट इंस्पेक्शन एजेंसीज को भी कह सकते हैं रेगुलेट किया है, उनसे लाइसेंस दिया गया है इस एक्ट के अंदर कि वो भी अपनी जो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये था आपका रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन एक्सपोर्ट प्रमोशन। नॉर्मली इसके अंदर एक ही बात करी गई है आपके एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल के बारे में, कि हमारे पास जैसे कितनी एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल है या एजेंसीज हैं, 5 एजेंसीज हमारे पास, उसके साथ ही हमारे पास 61 सब एजेंसीज हैं जो कि उनके अंडर काम करती हैं। और ये हमारा क्या काम करती है, एक तरह वॉलंटरी बेस पे काम करती है प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को चेक करने का। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स इन इंडिया। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन हम कह सकते हैं बहुत सारे इंडिया के अंदर हैं, तो हम अगर हर किसी को ब्रीफली में अगर यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो इतना हमारे पास कह सकते हैं इतना टाइम नहीं है, तो हम सिर्फ यहाँ पर शॉर्टकट में देखेंगे कि इनका क्या मतलब है, इनको किस तरह डिफाइन किया जा सकता है। तो सबसे हम पहले बात करेंगे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली ये डेवलप किए गए हैं कि आप मैक्सिमम इनका जो मेन फोकस होता है दूसरी कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, और इनका जो कह सकते हैं इनका जो इनकी एस्टेब्लिशमेंट होती है वहाँ पर एक्सपोर्टर्स को काफ़ी सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं, उनको मोटिवेट किया जाता है फाइनेंशियल असिस्टेंस के थ्रू, उन्हें अलग तरह से फैसिलिटीज़ दी जाती है, इन्हें लाइसेंस के अंदर रिबेट दी जाती है या काफ़ी कुछ फैसिलिटी दी जाती है अलग अलग,
दूसरा है 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। अब इनमें क्या होता है कि इनका जो होता है 100%, मतलब आप जितना भी प्रोडक्शन करोगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे, आप सारी की सारी दूसरी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करोगे। लेकिन कोई भी 100% दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट क्यों करेगा? क्योंकि उसे यहाँ पर कुछ ना कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, उनको एनकरेज किया जाता है। जैसा कि इसमें होता है मेजर फैसिलिटीज टू 100% EOU, सिंगल विंडो automatic approval proposals, industrial plots and standard design factories are available to EOE and EPZ, concessional rates. No import license is required for import capital goods, raw material, etc. They are exempted from payment of custom duties on capital goods, raw materials, consumes, etc. Exemption from एक्साइज ड्यूटी ऑन कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल। तो अगर कोई भी पर्सन है जो, अगर बात करते हैं 100% जो हमारे अगर इस पे काम करता है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के अंदर काम करता है, तो उसके यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है उसको एनकरेज करने के लिए, कि उसे कोई भी लाइसेंस लेने के लिए पहले परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, वो बिना परमिशन के कैपिटल गुड्स का लाइसेंस अपनी कंट्री के अंदर इंपोर्ट कर सकता है। रॉ मटेरियल्स के ऊपर या कैपिटल गुड्स के ऊपर जो भी उसको ड्यूटी पे करता है उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अगर कोई ड्यूटी पे भी कर दिया है तो बाद में उसे रिफंड मिल जाएगी। जो भी कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारे कस्टम ड्यूटीज होती हैं या टैक्सेस होती है वो भी उसे नहीं पे करने होते। इसके साथ ही जो यहाँ पर अर्निंग होती है उस अर्निंग में भी उसको रिबेट दी जाती है कि अगर आप 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स और आपने जितना भी इनकम अर्न करी है दूसरी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट कर कर, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लिया जाता। तो ये कुछ तरह की कह सकते हैं कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती हैं हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को। नेक्स्ट आपका टैक्स इंसेंटिव। टैक्स इंसेंटिव की वही बात अभी हमने करी थी कि रिड्यूस्ड 100% प्रॉफिट ड्राइव फ्रॉम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स एंड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। तो अगर आप टोटली 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं और आप वहाँ पर जितना भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसके ऊपर सारा का सारा टैक्स आपका कह सकते हैं कि रिबेट कर दिया जाता है, मतलब उसमें एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है कि आप अगर जितना भी प्रॉफिट अर्न करते हो दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर कर उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो एक तरह से सीधी सी बात है, हमारे एक्सपोर्टर्स को एक तरह से प्रमोट कर रहे हैं, उनको एनकरेज कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका परमिशन सेल्स इन DTA। DTA मतलब डोमेस्टिक ट्रेड एरिया। इसके अंदर उनको कुछ परमिशन दी जाती है कि आप प्रोडक्शन कर लो, लेकिन आपको कुछ परसेंट अपनी कंट्री के अंदर उस पार्ट का सेल्स करना पड़ेगा, और उसके लिए हम आपसे जो भी ड्यूटीज लेते हैं, टैक्सेस लेते हैं, वो आपसे टैक्सेस नहीं लेंगे। तो जब उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा तो अपने आप वो एनकरेज होंगे उस चीज़ को प्रोडक्शन में। नेक्स्ट आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम। अगर हम पार्क स्कीम की बात करते हैं, इसके अंदर हमारी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है कि किस तरह उन इंडस्ट्रियल एरियाज को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए, फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि जिनका मेन ऑब्जेक्टिव ही आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन होता है। मतलब यहाँ पर आपका जो एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम होती है, इसके अंदर हमारी गवर्नमेंट उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है जिनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है दूसरी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करना। नेक्स्ट आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ये मैक्सिमम आपके 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होती हैं। इनके अंदर अगर आप किसी दूसरी कंट्री से कोई गुड्स, कैपिटल गुड्स है, टेक्नोलॉजी है, कोई रॉ मटेरियल्स है, उसको इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर आपको कोई ड्यूटीज नहीं देनी पड़ती। आपको कह सकते हैं प्रायर लाइसेंस होता है आपके पास कि आप जब भी चाहो अपनी नीड के हिसाब से उस प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में इंपोर्ट कर सकते हो। आपको कोई अप्रूवल की नीड नहीं होती, कोई परमिशन की नीड नहीं होती। नेक्स्ट आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें यहाँ पर, तो नॉर्मली ये हमारे गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च किए जाते हैं और इसको लॉन्च किया गया था 2000 के अंदर विद द, इसका जो व्यू था 2000 में इसको लॉन्च किया था गवर्नमेंट के थ्रू कि किस तरह हम अपने इंटरनेशनल कंपटीशन को कह सकते हैं एनकरेज करें, प्रमोट करें अपने प्रोडक्ट को। तो किस तरह प्रमोट करेंगे कि जब हम अपनी कंट्री के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट इकोनॉमिक जोन्स, नॉर्मली इनको जो इंट्रोड्यूस किया गया था हमारी गवर्नमेंट के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2000 के अंदर। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम अपने कंट्री के जो भी हमारे पास प्रोडक्ट हैं उनको किस तरह हम प्रमोट कर सकें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, उनके कंपटीशन के अंदर, उसको हेल्प करना एक तरह से। इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आ गए, जेम्स आ गए, या आपके कह सकते हैं केमिकल्स हो जाते हैं, इंजीनियरिंग आइटम्स होते हैं, ये सब इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका एक्सपोर्ट हाउसेज, ट्रेडिंग हाउसेज,
स्टार ट्रेडिंग हाउस एंड सुपर ट्रेडिंग हाउस। इसके अंदर कह सकते हैं कि आप जितना एक्सपोर्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, आपको उसी हिसाब से एक एडिशनल फीचर्स मिलते रहते हैं आपको, या आपके बिजनेस को कह सकते हैं कि फेवर मिलता रहता है। कुछ इस टाइप में होता है कि जैसे अगर आपने 1 लाख तक एक्सपोर्ट करा तो आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, आपके टैक्स में इतनी रिबेट मिलेगी। जैसे आप उस टारगेट को पूरा करोगे, जैसे 2 लाख तक पहुंचोगे तो आपको और रिबेट मिलनी शुरू हो जाएगी, आपकी जो फैसिलिटीज़ है, आपकी जो पावर है कह सकते हैं, वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से ये कुछ एक्सपोर्ट प्रमोशन हमारे पास यहाँ पर है मेजर्स। नेक्स्ट आपका डायमंड जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो इसी के साथ साथ हमारे पास अलग तरह हर प्रोडक्ट्स की अलग काउंसिल बना दी गई जो उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट को रेगुलेट कर रही थी। अगर उसमें कोई लाइसेंस चाहिए होता था तो उस लाइसेंस प्रोसेस को भी कम कर दिया गया था कि जिस तरह वो इजीली वे में उस काम को इजीली वे में कर सकें, इजीली वे में अपने लाइसेंस को ले सकें और अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को बढ़ा सकें। इसी की तरह आपके हैंडलूम थे, हैंडीक्राफ्ट थे, लेदर एंड फुटवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन गुड्स थे, ये सब भी इसी तरह काम करते हैं। नेक्स्ट था आपका एक्सपोर्ट फाइनेंस। अब एक्सपोर्ट फाइनेंस के अंदर हमारे उन एक्सपोर्टर्स को एक तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात करी गई थी कि किस तरह उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर चाहे वो प्री शिपमेंट स्टेज पे हो या पोस्ट शिपमेंट स्टेज पे हो, उसके लिए हेल्प करी गई थी, बात करी थी। नेक्स्ट है ड्यूटी ड्रॉबैक। अब ड्यूटी ड्रॉबैक के अंदर कि अगर वो कोई ड्यूटी पे कर रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए या इंपोर्ट के लिए, तो किस तरह वो उस ड्यूटी को उन्हें वापस कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर आपने किसी दूसरी कंट्री से किसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया तो आपको वहाँ पर ड्यूटीज पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि उसको आप ऐसा प्रोडक्शन करना चाहते हैं जिसको कि आप दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करोगे, तो वहाँ पर अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं उसी प्रोडक्ट का जिसमें उन्होंने इंपोर्ट किया था, तो वहाँ पर उनकी ड्यूटी ड्रॉबैक कर दी जाए, उन्हें वापस कर दी जाए। टैक्स रिलीफ मतलब कुछ सेक्टर डिसाइड कर दिए गए थे कि अगर आप इसी सेक्टर के अंदर इस कमोडिटी के अंदर ट्रेड करते हो तो आपको जो टैक्स रिलीफ दी जाएगी, आपकी इनकम के ऊपर हम टैक्स कम कैलकुलेट करेंगे या कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट है ब्रांड प्रमोशन एंड क्वालिटी अवेयरनेस मार्केट डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो ये कुछ हमारे कह सकते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल थे या एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स थे जो इंडिया ने अपने अप्लाई करे थे या जिनको हमारी गवर्नमेंट ने यूज किया था, जिसके के थ्रू अपने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सके। कॉन्स्टेंट हैम्परिंग इफेक्टिव एक्सपोर्ट प्रमोशन एफर्ट्स। तो कौन कौन से हमारे पास कह सकते हैं जो हमारे पास कॉन्स्टेंट थे, जो हैम्पर कर रहे थे हमारे इफेक्ट्स को, जो कि हम प्रमोशन के लिए यूज कर रहे थे। मतलब कौन कौन से हमारे पास यहाँ पर कह सकते हैं कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से इतने एफर्ट के बाद भी हमारा जो एक्सपोर्ट प्रमोशन था वो इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा था। तो सबसे पहला जो हमारे पास था वो था टेक्नोलॉजी गैप। क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन करना चाहते हो, किसी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आपको टेक्नोलॉजी भी चाहिए होती है। हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो उनकी जो टेक्नोलॉजी थी, उनकी जो पैकिंग हुआ करती, डिज़ाइनिंग हुआ करती या फिनिशिंग हुआ करती किसी प्रोडक्ट की, वो कंपैरिजन हमारे प्रोडक्ट कहीं ज़्यादा बेटर हुआ करती। तो इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारी वैल्यू थी वो भी इतनी अच्छी नहीं थी। जैसे कि अगर आप बात करते हैं ऑटोमोबाइल पार्ट्स की, तो उसके लिए कौन कौन सी कंट्रीज एक तरह से कह सकते हैं कंसिडरेबल थी, जो पोटेंशियल था जिनके पास, लाइक जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी गैप था, हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम इंटरनेशनल लेवल पर अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकें। दूसरा था फाइनेंशियल स्ट्रिंजेंसी। क्योंकि ये नहीं है कि अगर आप प्रोडक्शन ही कर लो, अगर आपके पास वहाँ पर फाइनेंस अवेलेबल नहीं है उस प्रोडक्ट के कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, उसके प्रमोशन के लिए, तो तब तक आप प्रमोशन या एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये नहीं होता कि आपने सिर्फ प्रोडक्ट बना लिया, दूसरी कंट्री में सेल कर दिया। दूसरी कंट्री में आपके प्रोडक्ट की डिमांड तभी होगी, उसकी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब आप दूसरी कंट्री का आपको इन्फॉर्मेशन हो, वहाँ पर किस तरह के प्रोडक्ट को कह सकते हैं उसकी डिमांड है, आप वहाँ पर सर्वे करो, रिसर्च करो, आप अपने कंट्रीज दूसरी कंट्री के अंदर कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते रहो, वहाँ के कस्टमर की नीड्स को देखो, वहाँ पर आप कोई कंपेनियन करो कि किस तरह प्रमोशन आपके प्रोडक्ट का वहाँ पर किया जाए, या पब्लिसिटी कंपेनियन आप कंपेन कर सकते हैं, या मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, दूसरी कंट्री के टेलीविज़न का यूज़ कर सकते हैं, या आप जनरल प्रेस का यूज़ कर सकते थे वहाँ पर। लेकिन इन सभी को करने के लिए आपको फाइनेंस की नीड चाहिए। जब तक आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होगे तब तक आप एक्सपोर्ट प्रमोशन को इफेक्टिवली वे में नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट था आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हर्डल्स। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उस टाइम पे वो भी इतना एफिशिएंट नहीं था कि हम अपने काम को एफिशिएंट वे में कर सकें। ना हमारा रेलवे इतना स्ट्रॉन्ग था, ना हमारे सी पोर्ट इतने अच्छे थे, ना ही हमारे पास बात करें एयरपोर्ट्स की, एयरलाइंस की, शिपिंग की, पोर्ट की, या हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन था, या सैनिटेशन था, वाटर सप्लाई थी, या अगर हम किसी भी सेक्टर की बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, तो हमारा जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल था एकदम बॉटम नेक था। मतलब हम उस लेवल पे थे जहाँ की कोई कंट्री स्टार्टिंग करती है। तो जब तक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तब तक आप अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट नहीं कर सकते।
तो ये कुछ हमारे थोड़ा आराम से कर यार। ये कुछ हमारे कह सकते हैं कॉन्स्टेंट थे, जो कि जिनकी वजह से हमारे जो भी एफर्ट्स थे एक्सपोर्ट प्रमोशन के वो प्रॉपर वे में यूजफुल नहीं हो पाए। आराम से ज़्यादा बहुत स्पीड पकड़ेगा। लास्ट आपका गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजीज की कौन कौन सी गाइडलाइंस थी हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजीज को डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहला था आपका प्रोडक्ट मार्केट डेवलपमेंट, कि हमें अपने प्रोडक्ट का भी डेवलपमेंट करना और साथ ही साथ अपनी मार्केट का भी, क्योंकि जब तक आपके प्रोडक्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं होंगे, उनकी नीड के हिसाब से नहीं होंगे, जैसे आपकी क्वालिटी है, आपकी पैकिंग है, आपकी फिनिशिंग है, क्योंकि हम बात करते हैं, हमने पहले ही बात करी कि हमारे जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी थी या हमारी जो टेक्नोलॉजी थी, जिस तरह हम उसको प्रिपेयर कर रहे थे वो उस हिसाब से नहीं थे जो कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल थे। तो जब तक हम उस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेंगे, अपने प्रोडक्ट को डेवलप नहीं करेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, तब तक हमारे प्रोडक्ट की जो वैल्यू है या हमारा जो एक्सपोर्ट प्रमोशन है वो इफेक्टिव वे में नहीं हो पाएगा। और अगर हम बात करते हैं कि मार्केट डेवलपमेंट की, तो अगर आपका मार्केट जो प्रॉपर वे में डेवलप नहीं है, आप दूसरी कंट्री के साथ आपका कोई कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, आप दूसरी कंट्रीज के अंदर ट्रेड फेयर्स के अंदर एक्टिव नहीं है, कोई एग्जीबिशंस में आप एक्टिव नहीं है, या आप किसी दूसरी कंट्री के अंदर डेलीगेशंस बनकर नहीं जाते हैं, या दूसरी कंट्री के डेलीगेट्स आपकी कंट्री में नहीं आते आपकी सेल्स को देखने के लिए, आपके प्रोडक्ट्स को देखने के लिए, या आपकी कंट्री में कोई सेलर्स बायर जो मीट होती है वो भी उनका भी कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो मतलब आप किसी भी दूसरी कंट्री के साथ प्रॉपर वे में अगर हम डायरेक्टली बात करें तो आप कनेक्ट नहीं हो उनके मार्केट के पर्सपेक्टिव से। तो आपको अपनी कंट्री के एक्सपोर्टर्स को दूसरी कंट्री के इंपोर्टर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करना पड़ेगा, चाहे आप उसके लिए उनको कह सकते हैं उनकी मीट करवा सकते हैं, पार्टिसिपेशन करवा सकते हैं, ट्रेड फेयर का एग्जीबिशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये सब काम करना पड़ेगा जिसके थ्रू कि हम अपनी कंट्री के एक्सपोर्टर्स को दूसरी कंट्री के एक्सपोर्टर से इंपोर्टर से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकें। नेक्स्ट था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन फॉरेन ट्रेड सेक्टर। तो अगर आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो आपके पास ह्यूमन रिसोर्स भी होना चाहिए, क्योंकि विदाउट ह्यूमन रिसोर्स हम कोई भी काम नहीं कर सकते। हमें ऐसा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए कि जो पूरे फुल वे में एफिशिएंट हो, कि उसे पता है किस तरह एक्सपोर्ट करना है, किस तरह इंपोर्ट करना है, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, किस तरह उन डॉक्यूमेंट्स वर्क को कंप्लीट किया जाता है। तो इसके लिए हमें नीड थी कि हमारे पास कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हों जो कि इन चीज़ से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड किए करें, या अपना जो एजुकेशन होती है इससे रिलेटेड उस चीज़ को दें। जैसे हमारे कह सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड था। इसका मेन पर्पस क्या था कि एक तरह से ह्यूमन रिसोर्स को प्रोवाइड करना, हमारे इन सेक्टर्स को ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना, जिसके थ्रू फॉरेन ट्रेड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कह सकते हैं पार्टिसिपेशन दे सके और उसको इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट था आपका रिवैम्पिंग ट्रेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ट्रेड इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है कि जब तक आपको दूसरी कंट्री के ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि उस कंट्री के अंदर कैसा ट्रेड एक्सेप्टेबल है, किस प्रोडक्ट की डिमांड है, क्या कंपटीशन होगा आपका, अगर आप उस कंट्री के अंदर एंटर करते हैं तो आपको किन टैक्सेस को देना पड़ेगा, किन ड्यूटीज़ को देना पड़ेगा, उस मार्केट के अंदर कौन कौन सा आपके कॉम्पिटिटर से पहले से अवेलेबल हैं, अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में आप दूसरी कंट्री के अंदर ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर हमने क्या इस्टेब्लिश किया, एक तरह से इंफॉर्मेशन सिस्टम को हमने इस्टेब्लिश किया था ट्रेड से रिलेटेड, जैसे हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, या बात करें फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, हमारे और भी जो भी इंडस्ट्रियल कह सकते हैं चैम्बर्स, अलग अलग हमारे प्रोडक्ट्स के चैम्बर्स थे हमारे पास। अगर हम स्टील की बात करें, स्टील का अलग चैम्बर बना दिया गया था। अगर हम बात करते हैं लेदर और गुड्स की, या जेम्स की बात करते हैं, डायमंड्स की बात करते हैं, गोल्ड्स की बात करते हैं, तो हर किसी के लिए अलग अलग चैम्बर बना दिया गया था, इनका एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर दिया गया था, जिसके थ्रू अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करना चाहते हैं तो वहाँ पर से आप दूसरी कंट्री के जो कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं ट्रेड के बारे में, वहाँ के इन्फॉर्मेशन के सिस्टम के बारे में। लास्ट था आपका एसिलेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे कि किस तरह हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, क्योंकि जब तक हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डेवलप नहीं है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, तब तक हम अपने ट्रेड को नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मेन फोकस किया गया था कि हम अपनी जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं, पोर्ट फैसिलिटीज़ है, रेलवे है, या हमारे जो कह सकते हैं रॉ मटेरियल की फैसिलिटी है, उस चीज़ को किस तरह डेवलप किया जाए कि हम अपने फैक्ट्री से लेकर उस प्रोडक्ट को किस तरह अपने पोर्ट तक लेके जा सके, रेलवे तक लेके जा सके, और किस तरह अपनी कंट्री से उस प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट कर सके। मतलब हमारे पास यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी नहीं था, ना हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की इतनी फैसिलिटी थी, ना हमारे पास रॉ मटेरियल था, ना हमारे पास पोर्ट्स थे, या ना हमारे पास रेलवे थी। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी वैल्यू में हमारे पास इतना अच्छा नहीं था। तो हमारा मेन फोकस क्या था कि उस चीज़ को एस्केलेट करना, उसको डेवलप करना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, कि जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा,
आपके पास टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर डेवलप हो जाएगा, आपके पास रेलवेज डेवलप हो जाएंगी, रोड्स डेवलप हो जाएंगे, पोर्ट डेवलप हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो कॉस्टिंग होती है एक्सपोर्ट की वो भी कम होने लग जाएगी और आपके ट्रेड को या आपका जो एक्सपोर्ट प्रमोशन होता है उसको भी वहाँ पर एनकरेज किया जा सकता है। तो ये था आपका यूनिट 4 जो कि ख़त्म होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।